आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पर सोहित बात करते हैं और सिर्फ एक लोगों को प्राइमर देने के लिए कि किन किन बिंदुओं को हम यहां पर उजागर करेंगे। सबसे पहली बात पंजाब पर असर, दूसरी बात राघव चड्ढा पर असर, राघव चड्ढा द पर्सनैलिटी उस पर असर, पंजाब पर असर, तीसरी बात ये जो और +6 में हैं संदीप पाठक, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल प्लस अशोक मित्तल, जिनके यहाँ ईडी की मैं निकला उगडीले के, और फिर वो जैसे बीजेपी में आए तो ईडी की गाड़ी रुक गई। और इसी पर हम आते हैं इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर। आप ये समझ लीजिए कि आज की डेट में बीजेपी का एक बहुत ही डेडिकेटेड काडर बहुत ज्यादा खुल करके और मुखर हो करके बीजेपी में, आप जानते हैं, एक वेदर यू लाइक इट और नॉट, एक संगठित और संगठनात्मक यानी कि डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी का लार्जली, कि अगर कुछ बवाल होता भी है तो अभी तक तो फिलहाल वो बवाल वहां पे भी कम नहीं होते, लेकिन आपको सुनने में जरा कम आते हैं। दे आर एबल टू मैनेज देयर बवाल बेटर देन अदर्स। लेकिन फिर भी दबे स्वर में ये आवाज उठनी शुरू हो गई कि ये क्या है, ईडी का डर दिखा करके किसी को भी गधा घोड़ा सब चला आ रहा है, ये क्या शिव जी की बारात बना रखी है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो बीजेपी के अंदर इंपैक्ट, आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। और आम आदमी पार्टी में एक तबका ये है, उनका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को उनकी सबसे बड़ी चोट है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्सोडस। इससे पहले जो लोग आम आदमी पार्टी से निकले सोहित, वो लोग निकले थे जो वैचारिक रूप से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे करके निकले थे। द लाइक्स ऑफ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और बड़े बड़े लोग। अब जो निकले हैं वो अरविंद केजरीवाल के अनुयायी, भक्त, उनसे प्रसाद पाए हुए लोग, अपॉर्चुनिस्टिक वजहों से निकले हैं। और एक बार जब ये चीज शुरू होती है ना, जब आप ये आपके एक मूवमेंट से एक बहुत ही समान रूप से राजनीतिक दल बन जाने की एक सबसे बड़ी निशानी होती है। जब लोग आपको ट्रांजैक्शनल, अब तक क्या है, एक इमोशनल वैल्यू थी, अब ट्रांजैक्शनल है, और फिर ये और लोगों को भी वजह देगा। तो आम आदमी पार्टी के वजूद पर चोट मैं अब समझता हूं, तब नहीं जब वो बड़े बड़े थिंकर्स गए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की और अब उनको चुनौती फेस हो रही है। वो जेल गए, सोचिए टॉप लीडरशिप जेल चली गई, तब इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी अरविंद केजरीवाल को, तब उनकी पार्टी नहीं टूटी, आज बाहर निकल करके टूट रही है। तो लोग अपॉर्चुनिस्टिक हैं, बट दैट इज द नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स। और ये सारे आपके चेहरे थे ना अरविंद केजरीवाल जी, ये तो आपने चुनिंदा बागानों से ऐसे ऐसे बीन बीन के अपनी टोकरी में डाले थे इनको। ये आपके चुनिंदा बागान की चाय जो है वो बासी निकल गई। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो पॉलिटिकल में हम लोग बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप बताएं आपके क्या ऑब्जर्वेशन हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब क्या हो रहा है संकेत, ये मैं इसे वापस महाराष्ट्र से जोड़ना भी चाहूंगा ताकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लोगों को दे सकूं। यहाँ पर भी क्या हुआ था, ये जो आप कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे 2012 में बाला साहब ठाकरे की मौत हो गई थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था उसी शख्स ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन ली। सेम चीज हुआ है वहां पर। आम आदमी पार्टी में यह माना जाता था कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सबसे ज्यादा भरोसा अरविंद केजरीवाल किसी पर करते हैं तो वो राघव चड्ढा पर करते हैं। इतनी कम उम्र में उन्हें पहले विधायक बनाते हैं, फिर उन्हें लोकसभा राज्यसभा में भेजते हैं और वो भी अपने आप को कहते हैं कि ये तो मेरे गुरु हैं, मैं इन्हीं के हाथ पकड़ कर आया हूं। यहां पर भी मैं आपको बताऊं 2014 में जब उद्धव ठाकरे विपक्ष में बैठ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे रहे थे और एनसीपी ने उन्हें समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय के लिए, तब विपक्ष में उद्धव ठाकरे ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन एकनाथ शिंदे को बनाया था, जो उस समय कहते थे मैं ये अपने जेब में यहाँ पर इस्तीफा लेकर घूमता हूं, उद्धव ठाकरे आदेश दें तब मैं यहाँ पर तुरंत इस्तीफा दे दूं। 2019 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तब एकनाथ शिंदे को उन्होंने यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कोई मुख्यमंत्री किसी को नहीं देता है, अपने पास रखता है, सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट होता है, वो उद्धव ठाकरे ने भरोसा करके एकनाथ शिंदे को दिया था। तो 2022 में आप क्या देखते हैं, वही एकनाथ शिंदे जो हैं वो पूरे पार्टी को भी लेकर चले जाते हैं, चुनाव चिन्ह को भी लेकर जाते हैं, उनके पिताजी के नाम को भी लेकर जाने की कोशिश उनकी ओर से की जाती है। अब यहां पर भी यही हो रहा है कि राघव चड्ढा जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था, जिन्हें सब कुछ दिया था ऑन अ प्लेटर, वो सोशल मीडिया पर पॉपुलर बनते हैं,
वो अपनी एक अलग से फैन फॉलोइंग बनाने की कोशिश करते हैं। और अब अचानक से एक दिन निकल कर, जो संकेत आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले भी हमने कहा था, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वही करने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि अब कैसे अरविंद केजरीवाल शीश महल हैं, ये कर रहे हैं, शीश महल 2.0 की बात उनकी ओर से की जाती है। लेकिन इसका असर जो है वो राघव चड्ढा की भी इमेज पर पड़ेगा। यहां पर बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक टैग लगा था, गद्दार कहते थे यहां पर, क्योंकि यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप भी बता देता हूं। एकनाथ शिंदे जिस आनंद दिघे के नक्शे कदम पर चल रहे थे, जिन्हें वो गुरु मानते थे, जब थाने से उनकी शुरुआत हुई थी, वहां पर कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया था और तब आनंद दिघे की ओर से एक लाइन था, गद्दारांना क्षमा नहीं, मतलब गद्दारों को माफी नहीं मिलेगी। और वही उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने किया था 2022 में, जब एकनाथ शिंदे अलग हुए थे। और एकनाथ शिंदे को आप यकीन मानिए दिन रात मेहनत करना पड़ा था, वो कई सारे पीआर करने पड़े थे, कहीं पर कुछ होता था वो पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते थे, वो कोई एक्सीडेंट होता था तो वीडियो कॉल करते थे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी थी अपने आप से ये टैग को हटाने के लिए। राघव चड्ढा पर जैसे ही ये पूरा आरोप लगा है, आप देखिए 1.1 मिलियन फॉलोअर्स उनके सोशल मीडिया पर से कम हो जाते हैं। राघव चड्ढा के खिलाफ लगातार लोग बोलने लगे हैं। अब राघव चड्ढा की ओर से भी कोशिश होगी सेम अरविंद केजरीवाल स्टाइल में कि मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो लोगों का मुद्दा उठा रहा था वगैरह वगैरह कहने की। लेकिन राजनीति में इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने मिलता है। राघव चड्ढा अब तक आम आदमी पार्टी में थे, एक बड़ा नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता था। अब वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, जहां पर पहले से ही बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। और यहां पर भी संकेत क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले शिवसेना आ गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर एनसीपी आ गई, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको पता है किस पर हुआ? विपक्ष पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं पर, जो सालों साल बैनर लगाते थे साहब का, यहाँ पर कहते हैं वो कारपेट, जिसे यहाँ पर कहते भी है सतरंजी बिछाने का काम करते थे, कुर्सियां लगाने का काम करते थे, आइडियोलॉजिकली अपने पार्टी के साथ थे कि नहीं पार्टी हमें इंसाफ देगी, कभी हमें भी नेता बनाएगी। देखते क्या है कि अगले दिन कोई और आ जाता है, वो नेता बन जाते हैं और आप सालों साल फिर से वही सतरंजी बिछाने का काम करते हैं, कुर्सियां लगाने का काम करते हैं। तो आम आदमी पार्टी से ये लोग आए हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्हें जगह दे रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं, जो दिन रात काम कर रहे थे, पार्टी के प्रवक्ता बनकर घूम रहे हैं, जब पार्टी विपक्ष में थी तब भी उनके लिए काम कर रहे थे, अब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने में और भी समय लग जाएगा और इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पर तो पड़ेगा ही, पंजाब इलेक्शन पर क्या पड़ेगा ये तो हम बात करेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका कैडर कल तक जिसके विरोध में बात करता था, अब उन्हीं को साहब साहब भी कहना पड़ेगा, उनके बैनर्स भी लगाने पड़ेंगे। ये कैसे मास्टर स्ट्रोक है जो इनके खुद के खिलाफ जाता है वो भी समझना पड़ेगा। तो इसका प्रभाव जो है हर किसी पर पड़ेगा। राघव चड्ढा को अब बहुत ज्यादा पीआर करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने दिन रात एक कर दिया था, मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कहीं ना कहीं प्रो एकनाथ शिंदे बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे, दिन रात पीआर करना पड़ा था और तो और बहुत मेहनत ऑन ग्राउंड करनी पड़ी थी अपने ऊपर से ये टैग निकालने के लिए, और अब भी वो मेहनत कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताता हूं, पिछले साल जब पहलगाम में हमला हुआ था और वहां पर एक जो लोकल कश्मीरी युवक जिसकी मौत हुई थी, उसका घर बनाने का फैसला एकनाथ शिंदे ने लिया था और 1 साल बाद यहां से बड़े पैमाने पर मराठी मीडिया को उन्होंने कश्मीर भेजा और बताया कि देखो मैंने घर बना कर दिया। ये क्यों? ताकि वो बता सके कि देखो मैं तो वही आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूं, मैं तो लोगों के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें पता है अब तक वो टैग पूरी तरह से उनके ऊपर से निकला नहीं है। राघव चड्ढा को अब दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और संकेत मैं चाहता हूं आप यहां पर हैं, ये जो उनकी ओर से शीश महल 2.0 लाया गया, ये मानता हूं एक वीक शुरुआत उनकी ओर से की गई। क्या ये पूरा मामला है? क्यों मैं ये वीक शुरुआत कह रहा हूं, आपसे बेहतर शायद कोई इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ओवर टू यू कि ये जो पूरा मामला है उसे आप कैसे देखते हैं और इसका राजनीतिक इंपैक्ट आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ना ब्रेकअप कर देता हूं। जैसे कि मैंने बताया, इंपैक्ट ऑन पंजाब, इंपैक्ट ऑन राघव चड्ढा, इंपैक्ट ऑन आम आदमी पार्टी और इंपैक्ट ऑन बीजेपी, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं मोटे मोटे। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आपने शीश महल की बात की, बुनियादी फर्क यहां पर महाराष्ट्र की स्टोरी में और राघव चड्ढा की स्टोरी में यही है कि राघव चड्ढा बीजेपी के हिस्सा हो चुके हैं खुद अपने मुंह से। एकनाथ शिंदे आज भी एक लेगेसी बनाने की बात कर रहे हैं और वो एक अलग पार्टी है, वो बीजेपी नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है और बीजेपी में नहीं जाते हुए दिखना चाहते हैं, वो शिवसेना शिंदे को ज्वाइन कर लेते हैं।
हम जानते हैं इस लोकसभा चुनाव में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता, उन्होंने जो अपना सांसदी का चुनाव लड़ा तो वो किस टिकट पर लड़ा। तो इस तरीके से एक ऑप्शन, एक ग्रे एरिया अपने लिए खोल करके, ये राजनीतिक परिपक्वता कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, यहां पर ये भाई साहब अब बीजेपी के हो गए हैं। और मुझे ऐसे लगता है, और एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहली चुनौती इनके जीवन में होगी और वो होगी अपने आप को साबित करना पंजाब में। इससे पहले कि ये जो शीश महल वाली बात आपने बोली थी, सॉरी मेरे दिमाग से उतर गई, उस पर कितनी वीक शुरुआत हुई पंजाब। तो आप, अगर आपको पंजाब डिलीवर करना है बीजेपी को, तो राघव चड्ढा की एक बहुत ही वीक शुरुआत हुई अरविंद केजरीवाल के शीश महल 2.0 प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। परवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अरविंद केजरीवाल का एक बंगला दिखाते हैं कि देखो एक बंगला था और उसके बाद अब ये दूसरा बंगला बना रहे हैं, ये तस्वीर और वो। कुछ टाइम बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा ये तो पिंटरेस्ट से उठा करके और डमी फोटो आपने चला दी। और बीजेपी किस तरीके से ऑपरेट करती है, बीजेपी अ लॉट लाइक आम आदमी पार्टी, वो लाइन तय होती है ऊपर से, ठीक है ना, लाइन तय हो गई कि अभी हमें ये बोलना है तो सब लोग उसी तरीके की बात करेंगे। कह दिया गया होगा राघव चड्ढा को कि वो मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, एजेंसीज, उनको बाइट दे दो। मैं राघव चड्ढा को बहुत टाइम से जानता हूं, बहुत टाइम से, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया अगेंस्ट करप्शन और उसके बाद पॉलिटिकल, वो इंटरव्यू भी तमाम बार किया है और तमाम जगह देखा भी है। कल जब वो शीश महल 2.0 पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, मैंने राघव चड्ढा को इतना ज्यादा करके बोलते हुए कभी नहीं सुना है। जो इंसान हु हैज मेड अ फॉर्चून आउट ऑफ स्पीकिंग एंड प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, है ना, मतलब वो भाई गोरा चिट्टा है, यंग पॉलिटिशियन है, साफ सुथरा बोलता है, लीगल बात भी रखता है, फाइनेंशियल बात भी रखता है, वो ए कर रहा है, इतनी बफरिंग। ये सबसे पहली निशानी थी पॉलिटिक्स में कि मुझे दिख रहा था, बड़ा ऑब्वियसली दिख रहा था दैट ही इज अनकंफर्टेबल सेइंग व्हाट ही इज सेइंग, स्पेशली ये वाली बात। और देखिए हुआ क्या हुआ, ये कि वो शीश महल की तस्वीरें खराब निकली या गलत निकली, झूठी निकली। तो आपकी शुरुआत बीजेपी में धुरंधर शुरुआत होने के बजाय बड़ी फिसड्डी शुरुआत हो गई। ये तो अच्छी शुरुआत हुई नहीं। उसके ऊपर से आप इंस्टाग्राम पर आप दम भरते थे कि आपके इतने तगड़े फॉलोअर हैं और आप पार्टी से ज्यादा इंस्टाग्राम पर लाइक्स ले आ रहे हैं। मेरा ये भी मानना है, देखिए अब क्योंकि वो भाजपा मई हो गए हैं तो कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स भी एन मास इन बल्क हो सकता है इनको फॉलो करें, बाद में ये अप डाउन होगा। तो ये एक चीज आप जान लीजिए, बहुत सारे लोग जो अभी निकल रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्योर प्रशंसक हों, वो आम आदमी पार्टी के काडर भी हो सकते हैं और वो निकल रहे हैं। तो वो आपको एक इंपैक्ट दिखा कि वो कम हुआ। तो ये शुरुआत ठीक नहीं हुई है। अब आते हैं पंजाब पर इंपैक्ट। सोहित, बीजेपी जब भी किसी को बाहर से लाती है और कोई बहुत प्रखर और बड़े चेहरे को लाती है तो सबसे पहले उनका यह कहना होता है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो और उसके बाद यू डिलीवर व्हाट यू कैन। तो अगर आप बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं तो पहले आप बीजेपी में आ जाओ, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हम दे देंगे और उसके बाद फिर आप डिलीवर करो। केस इन पॉइंट नंबर 1, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद कीजिए 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराने का मैंडेट था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ सोहित? उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीब जो विधायक थे उन्होंने सोहित इस्तीफे दिए। दे डिड नॉट स्टिक ऑन, क्योंकि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। उन्होंने इस्तीफे दिए, सरकार गिरी फ्लोर टेस्ट में, उसके बाद फिर री इलेक्शन हुआ और बाय इलेक्शन जीत करके ये लोग भाजपाई होकर के आए और तब फिर बीजेपी की सरकार बन गई। केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन गए। यानी कि एक कांग्रेस का या विपक्ष का एक आदमी इंपोर्ट किया और बीजेपी की रणनीति ये थी कि सिर्फ तुम्हें इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, डिलीवर ऑन द गुड्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया कर गए। इसके बाद यह फॉर्मूला राजस्थान में भी लगाने की कोशिश की थी। याद कीजिए 2022, याद कीजिए बाड़ेबंदी
राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने कर दी कांग्रेस के एमएलएज की, और फिर कुछ कांग्रेस एमएलएज और एक और सज्जन जिनको नाकारा और निकम्मा बोला अशोक गहलोत ने, वो बीजेपी के सौजन्य से मानेसर के बड़े जबरदस्त और 5 स्टार गेस्ट हाउस में, मानेसर यानी हरियाणा में किसकी सरकार थी? भाजपा की पुलिस, भाजपा की हॉस्पिटैलिटी में कांग्रेस के एमएलएज और कांग्रेस का एक बड़ा नेता जिसको अशोक गहलोत ने नाकारा और निकम्मा बोला, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि लाओ तोड़ के 30-35 लोग, नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि टक्कर अशोक गहलोत से हो गई। अशोक गहलोत ने अपनी बाड़ेबंदी कर दी, तो इस चक्कर में वापस घर को आ गए। जिनकी बात हो रही है उनका नाम है सचिन पायलट। तो मैं आपको बीजेपी की रणनीति बता रहा हूं, पॉलिटिकल, लीगल छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल रणनीति। तो वो पर्सनालिटीज को ला करके फिर उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की, केआरए होता है ना कंपनीज में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसमें केआरए बड़ा हाई सेट कर देते हैं। अब राघव चड्ढा के इर्द गिर्द जो जितनी बात चल रही है सोहित, वो बात ये चल रही है दैट ही इज गोइंग टू डिलीवर पंजाब फॉर द बीजेपी। अव्वल तो पंजाब में साल भर से भी कम रहे, ठीक। उसके बाद अगर राघव चड्ढा को पंजाब के विधायकों को डिलीवर करना है बीजेपी को, 92 है स्ट्रेंथ आम आदमी पार्टी की वहां पर विधानसभा में, यानी कि आपको 63 या 67 प्लस विधायक अपने हिस्से में करने होंगे। इतने विधायक आप डिलीवर कर पाओगे? बड़े बड़े लोग, मतलब ये तो बहुत मास माइग्रेशन होगा। और अगर ये एक सज्जन पूछ रहे हैं व्हेन इज पंजाब इलेक्शन, मैं आपको बता दूं मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब में चुनाव होना है, और मुख्य रूप से पंजाब में मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होता है। शिरोमणि अकाली दल इज एट इट्स वीकेस्ट, और बीजेपी का तो आप जानते हैं कि जरा वहां पर कम है फुटप्रिंट। तो ये फुटप्रिंट बनाने की कोशिश इस तरीके से क्या डिलीवर कर पाएंगे? देखिए, सुपर चीफ मिनिस्टर थे ये आम आदमी पार्टी को जिताने की जो रणनीति थी, उस रणनीति की टीम के भी हिस्सा थे, लेकिन ये मान लेना कि मैंने ही जिताया है, वो गलत है। आप एक हिस्सा थे एक टीम की जिसने जिताया था। अब ऐसे तो कुमार विश्वास भी पलट के बोल सकते हैं कि भाई दिल्ली की जो 2015 की जीत थी उसमें आई डिसाइडेड द कैंडिडेट्स और वो सारी चीजें, तो आउट हो गए पार्टी से। पार्टी उसके बाद भी चलती रही, 2020 में भी जीती दिल्ली। तो हैज राघव चड्ढा ओवरसोल्ड हिज पोजीशन कि मैं ये डिलीवर कर दूंगा? अव्वल तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया भी है या नहीं, और दूसरी चीज अगर किया है तो डिलीवर कैसे कर पाओगे भाई? क्योंकि अगर आपने कर दिया, ये अपने आप में एक करिश्मा हो जाएगा। 63-65 विधायक टूट करके और भाजपा हो जाएं, यानी कि तब सही मायने में आम आदमी पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ आप तक ही नहीं, मतलब अलग अलग एक असेंबली में भी टूट करके बीजेपी में विलय हो जाएगी। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के केस में नहीं हुआ था क्योंकि वो कम थे, वो 2/3 से कम थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा। तो क्या ये लोग इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ेंगे? कौन लड़ता है? अभी तो चुनाव होना ही है साल भर में। तो ये एक सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है जो इससे पहले कोई पूरा कर नहीं पाया है इन रीसेंट पब्लिक मेमोरी। तो क्या राघव चड्ढा कर पाएंगे या नहीं? एक ऐसे वक्त में जब उनके फॉलोअर कम हो गए, एक ऐसे वक्त में जब उनकी शुरुआत ही बहुत खराब हुई है शीश महल पार्ट 2 को लेकर के। ये सारी चीजें हैं कुछ राघव चड्ढा द पर्सनैलिटी के ऊपर। इसके अलावा आप जानते हैं अशोक मित्तल, संदीप पाठक हैं, उनको चाणक्य बोला जाता था आम आदमी पार्टी का। अब चाणक्य खुद ही चल दिया। अब आपको क्या लगता है कि चाणक्य भाजपा में चाणक्य नीति लगा पाएगा? आपको लगता है? वहां और बड़े चाणक्य बैठे हुए हैं, संदीप पाठक और ये लोग जो हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये बीजेपी के बॉल बेयरिंग में अब ये लोग बस रम गए, और उसके बाद फिर अब जो बीजेपी तय करेगी कि अब तुम यहां खड़े हो जाओ, अब तुम ऐसे करो, वो आप उस तरीके से ऑपरेट करोगे। अब आपका डंका वैसे नहीं बजेगा जो आपने एक वक्त में बजा लिया, और हाशिए पर तो ये थे ही आम आदमी पार्टी में। अशोक मित्तल बिजनेसमैन आदमी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सोहित बिजनेसमैन आदमी को अगर आप अपनी पार्टी में लाएंगे
इस अभिलाषा से कि वो पैसा देगा पार्टी को, चुनाव जीतने में पार्टी के पास पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, तो फिर बिजनेसमैन बिजनेस के नियम से चलता है। बिजनेसमैन अपना फायदा देखता है। वो राज्यसभा आया पैसा दे करके ताकि उसका रुतबा बने, फिर जब ईडी की रेड हुई तो उसके बाद फिर वो कहीं और का हो लिया। ये तो बिजनेसमैन का, ये तो वो उसके उसूल और आदर्श हैं भाई। वो थोड़ी आपकी आइडियोलॉजिकल फाइट लड़ेगा। ये मैं अभी अपनी वाणी को विराम इसलिए यहां देना चाहता हूं, वरना बहुत लंबा टेड टॉक हो जाएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए क्या क्या बातें हैं वो हम विल सर्कुलेट द कॉन्वर्सेशन, पर आपके विचार जानना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल। और ये अब इनको क्या समझ में आएगा संकेत, मैं आपको बताता हूं। ये जो 7 लोग हैं इन्हें ये समझ में आएगा कि अब तक आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी के टॉप लीडरशिप में आप थे, आपका एक रुतबा था और आपकी बातों को लोग सुनते थे। लेकिन आप एक ऐसी पार्टी में गए हैं अब जो पार्टी आपके खिलाफ रही है और वहां पर पहले से और भी टॉप लोग मौजूद हैं, तो आपका रुतबा जो है धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा। आप 3rd इन लाइन 4th इन लाइन है और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की, जब कांग्रेस में वो थे उनका क्या रुतबा था, कहां पर उन्हें रखा जाता था, कितनी उनकी बात को सीरियसली लिया जाता था। अब मध्य प्रदेश में भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खुद के इतने बड़े बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टैंड अब भी आप देखिए कि क्या उतना पावरफुल है जितना पावरफुल उनका स्टैंड यहां पर कांग्रेस में था। मैं महाराष्ट्र की बात आपको करता हूं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण वो यहाँ के सीएम थे संकेत। अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तब एकदम पीछे खड़े रहते हैं। आजकल तो उनकी तस्वीरें छपनी बंद हो गई हैं, जो ज्यादा पब्लिक में आकर बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। और जब वो बात करते भी हैं, आप जाइए उनके सोशल मीडिया पर, आप देखिए जब वो आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के पक्ष में आप लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस वो मना रहे थे, लोग इतने हंसे हैं कि आपके पिताजी लगातार इतने सालों तक बोलते आए हैं और अब आप अचानक से आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आरएसएस कितनी महान है या फिर भारतीय जनता पार्टी कितनी महान है। इतना तो आप मत कहिए। हम समझते हैं कि आपके घर पर भी रेड पड़ी थी, लोगों को पता है कि आप क्या थे क्या नहीं। जिस नांदेड़ से वो आते थे वापस, ये जरूरी है, महाराष्ट्र में सीएम रह चुके थे, सीएम चेहरा थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे। अब उन्हें आप भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के लीडर्स में लाएंगे, टॉप 10 लीडर में भी उनका नाम नहीं आता है। तो उनके लिए अब ये हो गया कि अब आप रिटायर हो जाइए, राज्यसभा में जाइए और एक रिटायरमेंट में आराम से रहिए, जहां पर आपके घर पर ना ईडी आएगी ना सीबीआई आएगी जब तक ये सत्ता में है। तो राघव चड्ढा को या तो वो तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अब जज किया जाएगा। अब किस बेसिस पर आप जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है या ये है। आम आदमी पार्टी के लोग क्या करेंगे, ये लीजिए आपका 1 साल पुराना वीडियो। अब एक उनका पुराना वीडियो आ रहा है कि बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है, वहां पर कौन जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है, वो रकम नहीं बनी जो मुझे खरीद पाके। तो अब आपके ही वीडियोस को, आपके ही इन बयानों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और आप कैसे ये अपेक्षा रखते हैं कि रातों रात लोग विश्वास कर ले कि कल तक जिसके लिए अरविंद केजरीवाल उनका गुरु, उनका भगवान, उनका सब कुछ था, अब वही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ है, वही अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहता है, वही अरविंद केजरीवाल सब कुछ है और सब कुछ खराब है। और जिस नरेंद्र मोदी या जिस भारतीय जनता पार्टी को कल तक वो सबसे बड़ा गुंडों की पार्टी या इतनी रकम उनके पास नहीं है कि मुझे खरीद सके कहने वाला आदमी था, रातों रात आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि पंजाब हो या फिर दिल्ली के लोग हो, वो अचानक से विश्वास करने लगे कि अच्छा नहीं ठीक है, ये सारी बातें होती रहती हैं। और अब जो राघव चड्ढा कह रहा है, यानी शुक्रवार से जो राघव चड्ढा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उससे पहले जो राघव चड्ढा कह रहे थे उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इतना आसान नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे जब गए थे तो उनके पास एक नैरेटिव था, वो नैरेटिव था हिंदुत्व का नैरेटिव लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अरे ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे थे, हम बाला साहेब ठाकरे के हैं, हम उनकी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारा नेचुरल अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ बैठता है। आप तो ये भी नहीं कह सकते, आपने तो शुरुआत इसी पार्टी के साथ की है, आप तो लगातार आरोप लगाते रहे हैं। 2015 के आपका बयान ले लीजिए, 17 के आपका बयान ले लीजिए, राज्यसभा में। अच्छा संकेत, अब देखिए आप, अब आज से 2 महीने पहले ये राज्यसभा में बयान देते हैं, भाषण देते हैं और खुद वायरल भी कराते हैं कि मैं चाहता हूं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। और उसमें ये कहते हैं कि लोगों को, वोटर्स को ये अलाउ करने दिया जाना चाहिए कि अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनके टर्म को खत्म करने से पहले ही उन्हें रिकॉल करने की ताकत लोगों के पास होनी चाहिए।
अब कायदे से अगर यही इनके ही बयान इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करें तो राज्यसभा में आपको भेजा तो आम आदमी पार्टी ने था, पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भेजा था, तो राइट टू रिकॉल तो उनके पास भी होना चाहिए। भगवंत मान ने तो मजाक में कहा भी कि जब मैं राष्ट्रपति के पास जाऊंगा मैं इसी राइट टू रिकॉल की बात करूंगा कि हम लोगों ने भेजा था, अब हम राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसे कहीं ना कहीं राघव चड्ढा इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। तो राघव चड्ढा के अपने पिराने वाले उस बयान पर टिके रहेंगे। ये इतना फनी होता है, हर बार चुनावों के पहले होता है, और ये एक तरीके से दर्शाता भी है कि हमारा लोकतंत्र, हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो कितने पानी में है, ये उसकी असलियत क्या है संकेत। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो वीडियोस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राघव चड्ढा और इन तमाम लोगों ने इस्तेमाल किए थे, अब उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करेगी इस पूरे चुनाव में, और फिर यही बात पर यह पूरा चुनाव भी लड़ा जाएगा कि, और देखिए आप आम आदमी पार्टी के बारे में एक चीज जो उन्होंने पहले दिन से की, उन्होंने पहले दिन से क्या कहा, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पंजाब के साथ गद्दारी की, एक बार फिर से पंजाब के साथ नाइंसाफी की, क्योंकि वो 3 कृषि कानून वाली बात लोगों को भूलने नहीं देना चाहते हैं और फिर से बताना चाहते हैं कि देखो इन्होंने आपके सांसदों को भी तोड़ा है। तो ये पूरा जो नैरेटिव का खेल है ना, अब ये पूरा साल भर चलने वाला है। और राघव चड्ढा को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देख लीजिए, शुक्रवार को कितने सवाल लिए उन्होंने कि नहीं नहीं अब तो हम बात करेंगे, नहीं नहीं अब तो हम करेंगे। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली लोगों से सवाल भी नहीं लेंगे ना, तब आप एक डिफेंस मोड में चले जाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी फिलहाल एक अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। तो आप डिफेंस कैसे करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, आप अपने पुराने बयानों को कैसे जस्टिफाई करते हैं, आपको कब लगा कि अरविंद केजरीवाल सबसे करप्ट हैं? अच्छा, जब तक आपको राज्यसभा का नेता बनाए रखा था तब तक तो आपको अरविंद केजरीवाल करप्ट नहीं लगे। जब 3 हफ्ते पहले आपको निकाला तब मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो बात कर रहा था समोसा का साइज क्या होना चाहिए, एयरपोर्ट पर 10 रुपए में चाय मिलनी चाहिए, ये बातें जब तक आप तक कर रहे थे तब तक क्या अरविंद केजरीवाल खराब थे या नहीं थे? या फिर अब अरविंद केजरीवाल अचानक से जब आपको निकाला तब खराब हो गए? ये सारी बातें जो हैं, ये पूरा नैरेटिव इस पर बिल्ड होता है। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो भी तो इन बातों को याद रखेंगे। पुराने वीडियोस आपके व्हाट्सएप पर तो घूमेंगे और जो बातें हम कह रहे हैं वो भी घूमेंगे, और इस पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो नैरेटिव किसका स्ट्रांग रहता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। आप देखिए 2022 का मैं वापस से बात करता हूं, उद्धव ठाकरे अलग हुए, शिवसेना शिंदे अलग हुई, उसके बाद एक बाइपोल हुआ था यहीं पर अंधेरी ईस्ट में, और वहां पर उद्धव ठाकरे को जब नया चुनाव चिन्ह दिया गया था, बीजेपी वो सो स्मार्ट, उन्होंने उस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये जो 2 पार्टियां अलग हुई और उसके बाद चुनाव हुआ तो उद्धव ठाकरे की जीत हुई। उसके बाद 2024 में भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी लोगों का सेंटिमेंट उद्धव ठाकरे के पास था, और आप देखिए महाराष्ट्र में 48 में से 31 जो एमपीज चुनकर आए थे, सेकेंड लार्जेस्ट एमपीज लोकसभा में महाराष्ट्र से आता है, वो ऑपोजिशन से आया था, उद्धव ठाकरे के फेस वैल्यू पर भी आया था, और इसका इंपैक्ट नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा में झेलना पड़ा। तो ऐसे में 1 साल पहले आप अचानक से आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक और स्टार नेताओं को लेकर आएंगे और अब वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और स्टार नेता बन जाएंगे, तो ये एक अननेचुरल अलायंस कम से कम अभी जब मैं और संकेत बात कर रहे हैं तब तो नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म में किस तरह से आप नैरेटिव रखते हैं ये देखना जरूरी होगा। लेकिन पिंटरेस्ट की तस्वीरों को लेकर अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे तो ये बहुत कमजोर शुरुआत है संकेत, कम से कम अभी भारतीय जनता पार्टी और राघव चड्ढा की ओर से। अभी वो नेचुरली कैसे भारतीय जनता पार्टी के हो गए ये नहीं दिखा पाए। वो हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं है कि रातों रात बीजेपी से ज्यादा कट्टर बीजेपी वाले वो बन गए और लोगों ने उन्हें मान भी लिया था। तो राघव चड्ढा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप अपना मॉडर्न चेहरा भी रखना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रो जनता भी बताना चाहते हैं और अपने गुरु के खिलाफ भी बात करना चाहते हैं। तो इतना मंकी बैलेंसिंग करना मुझे नहीं लगता कि आसान रहने वाला है संकेत।